अब ध्यान देना भी, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर, डिप्लोमेटिक पावर्स, ठीक है, इन पे बात करने वाले हैं अपने। तो फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, कोई भी प्रेसिडेंट का काम डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो कंट्री के फाइनेंस से रिलेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा अभी, फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट ओनली विद हिज प्रायर रिकमेंडेशन। सबसे पहला कि भाई मनी बिल है, ठीक है, या अपने कहें क्या, फाइनेंशियल बिल फर्स्ट, ठीक है, इनको इंट्रोड्यूस करने के लिए, इनको इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए, प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, द कंडीशन टू इंट्रोड्यूस मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल फर्स्ट इज द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है भाई, तो ये अपने आप में एक फाइनेंशियल पावर होगी किसकी, प्रेसिडेंट की। इसी के अंदर सेकंड पॉइंट बना के लिख देते हैं, जो अपना फाइनेंशियल बिल सेकंड होता है, कौन सा, फाइनेंशियल बिल सेकंड। ये जो फाइनेंशियल बिल सेकंड है, इसके इंट्रोडक्शन या फिर इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए क्या, नहीं भी, नहीं चाहिए भी। हाँ, इसके कंसीडरेशन से पहले, मतलब इसके वोटिंग से पहले एक तरीके से प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए किसकी, प्रेसिडेंट की। ठीक है भाई, एक यूनिक सी कंडीशन है ये। Prior recommendation of the president is needed before consideration of the financial bill second, consideration of the financial bill second। ठीक है भाई, तो ये तीनों में अच्छे से याद कर लेना, और कहीं ना कहीं फाइनेंस से जुड़ी हुई चीज है तो ये फाइनेंशियल पावर आ जाएगी किसकी, प्रेसिडेंट की। इसके बाद में आर्टिकल 112। अच्छा, मनी बिल से रिलेटेड आर्टिकल कौन कौन से, आर्टिकल 109, 110, ठीक है, 111, 117। फाइनेंशियल बिल 117 क्लॉज 1 में दिया हुआ है, ये फाइनेंशियल बिल सेकंड 117 3 में दिया हुआ है, क्लॉज थर्ड में। अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसमें मैं आर्टिकल पहले लिख रहा हूं, या पहले लिख देते हैं बजट। बजट से रिलेटेड, सेंट्रल बजट से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, 112 है भाई। स्टेट बजट से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, सर्च करके देख लो इसमें, इसमें इसमें 198, क्या है 198, तो मैं तो बजट का पूछ रहा हूँ। भाई कॉमन सेंस ही लगा लो ना यार, कि 111 के बाद 112 आता है, तो 111 से जैसे आर्टिकल स्टेट में कहाँ होंगे, 200 और 201 होंगे, तो उनके बाद देख लो 202 मिल जाएगा। हाँ भाई, कौन सा, 202, लेकिन अभी अपने केवल सेंट्रल यूनियन बजट की बात कर रहे हैं। हाँ भाई, ध्यान से सुनना, ही और सी कॉज टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट,
प्रेसिडेंट, किसकी बात हो रही है? ये लैंग्वेज पकड़ना भी, ठीक है। प्रेसिडेंट कॉजेज टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट, ठीक है। क्या? द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एक चीज ध्यान रखना भी, बजट जो है वो वर्ड कहीं भी नहीं दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। एक्चुअल में बजट को क्या बोलते हैं? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं भी, ठीक है भी, ध्यान रखना भी। क्या हो गया इसके? अच्छा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। और बजट वर्ड कहाँ से है? तो पहले एक लाल रंग के छोटे सूटकेस में बजट लाया जाता था, अभी उसको कहते हैं बजट, ठीक है। तो उससे वो बजट क्या हो गया, फेमस हो गया नाम। जो नाम दिया हुआ है वो क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कॉजेज टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट का मतलब क्या है भाई? आप इसे हिंदी में ऐसे याद कर लो कि बजट को रखवाता कौन है? प्रेसिडेंट। रखता कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये भी एक फाइनेंशियल पावर होगी किसकी? प्रेसिडेंट की। इसके बाद में है आर्टिकल 113, ठीक है। आर्टिकल 113 जस्ट इसके बाद का देखो क्या है इसमें। हाँ भी थोड़ा जोर से पढ़ना। प्रोसीजर टू एस्टिमेट्स, इसमें ग्रांट्स की, अच्छा डिटेल में जाएंगे तो ग्रांट्स की बात होगी इसके अंदर। किसकी बात होगी? ठीक है। तो बजट के अंदर जो है ना, वो ग्रांट्स जो मांगी जाती है, कि ग्रांट्स का मतलब क्या हुआ भाई? सीधी सिंपल सी बात है कि एक बात बताओ भाई, ये जो बजट में पैसा एलोकेट होता है, बजट में जो पैसा किसी को भी एलोकेट होता है और कंसोलिडेटेड फंड में से निकाल के उसको दे देते हैं कि ये आपकी मिनिस्ट्री के लिए 1,000 करोड़ रुपए, तो ये 1,000 करोड़ रुपए फिर उनसे वापस लिए जाते हैं क्या? क्या ये लोन दिया गया है क्या उनको? नहीं, ये एक तरीके ग्रांट दी गई है। ग्रांट मतलब जो पैसा वापस नहीं लिया जाएगा, वो खर्च करने के लिए ही दिया गया है, ठीक है भी। अब देखिए, नो डिमांड फॉर ए ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन इज रिकमेंडेशन। तो ग्रांट की जो डिमांड है, या इसे थोड़ा सा अपने इजी वे में लिख देते हैं। बजट के अंदर, बजट के अंदर ध्यान रखना भी, किसी भी डिपार्टमेंट के लिए जो ग्रांट मांगी जा रही है, या डिपार्टमेंट आगे चल के कोई ग्रांट मांग ले और बाद में उसे बजट के अंदर जोड़ा जाए, तो ऐसे कोई भी डिमांड, डिमांड फॉर एनी ग्रांट इन बजट, उसके लिए भी प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए, किसकी? प्रेसिडेंट की। कल अपने ने कुछ प्रायर रिकमेंडेशन देखी थी प्रेसिडेंट की, उसमें एक और ऐड कर लेना ये वाला। अभी वापस उन पे सारों पे बात कर लेंगे अपने, उससे पहले कुछ और बात करते हैं अभी। He or she can make advances out of contingency fund of India to meet any unforeseen expenditure। हाँ भाई, क्या होता है कंटीजेंसी फंड अभी बात करेंगे, लेकिन इतना ध्यान रखना कि जो कंटीजेंसी फंड है, उसमें से कोई एडवांस मतलब कोई पैसा निकालना है, तो ये भी किसकी पावर है? प्रेसिडेंट की है। प्रेसिडेंट की तो कर रहे हैं अपने, पावर ऑफ प्रेसिडेंट तो कर रहे हैं,
ठीक है, किसकी पावर है? प्रेसिडेंट की पावर है भी, ध्यान रखना भी। ही और सी कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ द कंटीजेंसी फंड, उसके एक साइन से पैसा निकल जाएगा, उसके एक साइन से पैसा निकल जाएगा भी। ठीक है, ध्यान रखना भी कि कंसोलिडेटेड फंड में से पैसा निकालने के लिए, किस में से? कंसोलिडेटेड फंड में से पैसा निकालने के लिए, ठीक है, क्या बनाना पड़ता है? लॉ बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? लॉ बनाना पड़ता है। ठीक है, बिल पास करवाना पड़ेगा, एप्रोप्रिएशन बिल कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? एप्रोप्रिएशन बिल कहते हैं। अब अगर कहीं पर अर्थक्वेक आ गया या बाढ़ आ गई, ठीक है, और उस समय अचानक फंड की जरूरत है, तो कंसोलिडेटेड फंड में से पैसा निकालने के लिए तो सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वापस बुलाना पड़ेगा। ठीक है, फिर उनको बिठा के बिल पास करवाना पड़ेगा, उसमें तो बहुत देर लग जाएगी। तो कंसोलिडेटेड फंड में से नहीं, ऐसा अनफॉरसीन एक्सपेंडिचर किससे किया जाता है? कंटीजेंसी फंड से किया जाता है। और कंटीजेंसी फंड में एक साइन से पैसा निकल जाएगा, किसके साइन से? और ये कंटीजेंसी फंड जो है वो दिया हुआ है आर्टिकल 267 में। कहाँ दिया हुआ है? आर्टिकल 267 में। इसके बाद में ही और सी कॉन्स्टिट्यूट्स ए फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 ईयर टू रिकमेंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। तो भाई अभी सीधा सिंपल सा है, अभी फाइनेंस कमीशन, और आपको पता है कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 280, आर्टिकल 280। फाइनेंस कमीशन, ठीक है, आर्टिकल कौन सा? 280। सेंटर के फाइनेंस कमीशन की बात हो रही है ये। कौन से सेंटर, किसकी बात हो रही है? सेंटर के फाइनेंस कमीशन की बात हो रही है। स्टेट में भी फाइनेंस कमीशन होता है क्या? होता है भी। स्टेट का जो फाइनेंस कमीशन है, हालांकि उसका प्रेसिडेंट से कोई लेना देना नहीं है अभी। 243I और 243Y, यही है, चेक कर लेना भी एक बार। 243IY, 243I मतलब पंचायती राज, 243Y मतलब म्यूनसिपैलिटी। इंडेक्स में देख लो जल्दी से एक बार, बस आई का देख लो, आई है तो वाई तो श्योर है। ठीक है, ठीक है, छोड़ दो उसे। हाँ भाई, ध्यान से सुनना भाई। फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूट होगा। हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट कौन करेगा? हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन को कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 280, आर्टिकल 280। फाइनेंस कमीशन का काम क्या है? तो ध्यान से सुन लेना भाई। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। सेंटर के पास जो रेवेन्यू की इनकम होती है ना, उसको किस रेशियो के अंदर स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि मेन ज़्यादा कमाई किसकी होती है? सेंटर की होती है। तो स्टेट को वो पैसा खर्च करने के लिए देगा। ठीक है, इसकी किसकी रिकमेंडेशन पे देगा कि किस रेशियो में देना है? कौन करेगा रिकमेंडेशन? फाइनेंस कमीशन करेगा। मेन काम उसका यही है। अब जैसे ही, ध्यान से सुनना, जैसे ही स्टेट के पास पैसा आ गया, स्टेट के पास बहुत सारे सोर्सेज से पैसा आता है भी, खुद के भी टैक्सेस होते हैं, ठीक है, या स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कोई इंडस्ट्री सेटअप करके बैठी है, उससे कोई पैसा आ गया, कोई लोन से पैसा आ गया, कोई लोन दिया हुआ उसका इंटरेस्ट आया तो वो पैसा आ गया। ठीक है, और सेंटर से ये जो रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जो पैसा आया, अब स्टेट के पास खूब सारा पैसा आ गया। तो अब जो स्टेट का जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसमें से स्टेट क्या करेगा? पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटी को उसमें से कुछ पार्ट डिस्ट्रीब्यूट करेगा, बाकी खुद 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 खर्च करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं छोटा सा एक एग्जांपल बताता हूँ अभी, कि अभी अपने राजस्थान का एग्जांपल लेकर कि कैसे काम चल रहा है। तो भाई सेंटर, ठीक है भाई, सेंटर जो है इसका जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसमें से 41.1% जो है वो किसको डिस्ट्रीब्यूट करता है? स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये 1% जम्मू कश्मीर के लिए अलग से है। ठीक है भाई, अलग से 1% और दिया जाता है उसको। हाँ, क्या 41+1 ही तो लिखा है?
हाँ अच्छा पॉइंट बोल देगा, नहीं नहीं 41+1, ठीक है 41 सभी स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब जम्मू कश्मीर का स्टेट का स्टेटस खत्म किया है, उसको दो यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया है, 1% उसको एक्स्ट्रा मिलता है। ये किसके रिकमेंडेशन में मिल रहा है? फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे। किसकी? फाइनेंस कमीशन, 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे, ठीक है। अब अगर अपने फाइनेंस कमीशन को थोड़ा सा देखें, तो जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन था अपने ने पहले भी देख रखा है, अभी 1951 में आया, और इसकी रिकमेंडेशन ने कब काम किया? 52 से लेके 57, ये नाम ध्यान रखना, केसी नियोगी, और एक ये लास्ट वाले दो ध्यान रखना, ठीक है। 2017 में आया था। इसकी जो एक तरीके से इसकी रिकमेंडेशन ने कब से कब तक किया? तो 2021 से 26, 21 से 26, ठीक है भाई। और जो अभी एट प्रेजेंट जो बना हुआ है, जो काम कर रहा है, जिसकी रिकमेंडेशन लागू होगी, अभी हुई नहीं है, वो कौन सा है? अरविंद पनगड़िया है उसके चेयरपर्सन, ठीक है भाई। तो वो है 16th नंबर का, और मैं बात कर रहा हूँ कौन सी? 15th नंबर की। किसकी बात कर रहा हूँ? 15th वाले की बात कर रहा हूँ। कौन है? एनके सिंह। कौन है? एनके सिंह। ठीक है भाई, इसमें देख लेना, हालांकि मत ही देखना, समझ में नहीं आएगा, अब तो इतना देख लेना बस। क्या देख लेना सीधा जाके कि 41+1% इस तरीके से 41+1% किसको देना है? स्टेट्स को देना है। या इसको और सिंपल बना लो कि भाई 42% जो है वो किसको देना है? स्टेट्स को देना है। कौन सा फाइनेंस कमीशन? 15th, एनके सिंह की सिफारिश पे। ये स्टेट के पास आ गया। अब मान लो ये स्टेट कौन सी है? राजस्थान। अब राजस्थान स्टेट के पास जितना भी रेवेन्यू कलेक्शन आया और जितना सेंटर से इसके पास आया, उस रेवेन्यू कलेक्शन में से इस स्टेट गवर्नमेंट को भी खुद भी रखना है, और क्योंकि 60% के करीब तो स्टेट यहाँ पे सेंटर ने भी तो खुद रखा है, 42 दिया है, तो अराउंड 60% क्या किया? खुद रखा है, और बाकी क्या कर दिया? स्टेट को कि तुम खर्च करो। वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट जो है एक बहुत बड़ा हिस्सा रखेगी अपने पास में, और आर्टिकल 243 आई में जिसकी बात की गई है, क्या? फाइनेंस कमीशन किसके लिए? स्टेट के लिए। यहाँ पर कौन से आर्टिकल वाले फाइनेंस कमीशन की बात की गई है? 280 वाले। यहाँ पर मैं वाई क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि वाई में तो यही बोला गया है कि म्यूनसिपैलिटी के लिए वही फाइनेंस कमीशन काम करेगा जो 243 आई में दिया हुआ है, जो पंचायती राज में दिया हुआ है, ठीक है भाई। अब अपने बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में जो फाइनेंस कमीशन है, राजस्थान में जो फाइनेंस कमीशन है, ठीक है भाई, इसमें आप देखोगे तो अभी 6th फाइनेंस कमीशन काम कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है? 6th फाइनेंस कमीशन। फर्स्ट कौन सा है? कृष्ण कुमार गोयल, ठीक है भाई। कब? 24 अप्रैल 1994। फिर हीरालाल देवपुरा, मानिक चंद सुराना, बीडी कल्ला, ज्योति किरण और प्रद्युमन सिंह। अभी जो है वो प्रद्युमन सिंह वाला 6th काम कर रहा है। जिसकी रिकमेंडेशन की बात करेंगे वो ये वाला है अभी जिसकी बात करेंगे अपने, ठीक है। या हो सकता है प्रद्युमन सिंह वाला, ये इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हूं मैं। लेकिन मैं आपसे ये सिंपल सा ये पूछ रहा हूँ भाई कि राजस्थान में स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है, ठीक है, जब अपने बात करते हैं सेंट्रल फाइनेंस कमीशन की, तो वो तो मैं कह रहा हूँ कि 1951 से ही काम कर रहा है, और जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है वो 1994 से काम क्यों कर रहा है? वो शुरू से काम क्यों नहीं कर रहा?
अभी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये प्रोविजन ही नहीं थे तब। 9th शेड्यूल कब जुड़ा? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993 से। तो जब जुड़ा ही नहीं था, जब था ही नहीं कोई चीज, तो कैसे काम करेगी? ठीक है। तो ये जो राजस्थान वाला जो फाइनेंस कमीशन है, इसने कहा कि आपको अपना 6.75%, कितना? 6.75% जो है वो किसको देना पड़ेगा? वो लोकल बॉडीज को देना पड़ेगा भी। ठीक है। और ये जो 6.75% है, ये भी कैसे बंटेगा? मान लो ये इसके अंदर 100 रुपये आए, 6.75% में कितने रुपए आए? 100 रुपये, या 1000 रुपये आए, या 1000 करोड़ आए, वॉट एवर जो भी आया। ठीक है। तो वो कैसे बंटेगा? वो अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन बंटेगा। कैसे? तो भाई एक तो क्या है, पंचायती राज। पंचायती राज में कौन सी पॉपुलेशन? रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो 74.9 या ऐसे कुछ है। तो अपने तो मोटा मोटा लिख दोगी 70। ये जितना भी पैसा बनाएगा उसका 75% किधर चला जाएगा? पंचायती राज में। और इधर क्या लिख दूं मैं? म्यूनसिपैलिटी। इधर क्या लिख दूं? म्यूनसिपैलिटी। ठीक है भाई। तो ये 25% कहाँ चला गया? म्यूनसिपैलिटी में। तो कहीं ना कहीं अगर आपने लेजिस्लेशन समझ लिया, एग्जीक्यूटिव समझ लिया, ठीक है, उसके बाद में जुडिशरी समझ ली, और तो आपने पूरा देश चलता कैसे है ये चीज़ समझ ली। फिर उसके बाद में आपने ये देख लिया कि जो इंडिपेंडेंट बॉडीज़ है उनका क्या रोल होता है, वो चीज़ आपने समझ ली। उसके बाद में आप ये भी देख सकते हो कि देश के अंदर जो खर्चा वर्चा चलता है ना, वो कैसे चलता है। तो वो इस तरीके से चलता है भी। ये नीचे, एकदम नीचे लास्ट तक ये पैसा जाएगा। फाइनेंस कमीशन के क्या काम होते हैं? और फाइनेंस कमीशन जो स्टेट में भी होता है क्या? स्टेट में भी होता है भी। आर्टिकल 243I, आर्टिकल 243Y। ठीक है। और सेंट्रल वाला फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280। तो अब ये याद कर लेना भाई, ये सारे काम जो है वो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट की कौन सी पावर है? फाइनेंशियल पावर्स है। ठीक है। मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, फाइनेंशियल बिल सेकेंड। ठीक है। उसके बाद में बजट से रिलेटेड, उसके बाद में ग्रांट्स, उसके बाद में कंटीजेंसी फंड, और एक लास्ट में क्या है? फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280। अब जल्दी से मुझे बता दो भाई कि ये जो प्रायर रिकमेंडेशन है, ये जो प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन नीड होती है, ठीक है भाई, ये कहाँ कहाँ नीड होती है? शॉर्ट के अंदर बात करेंगे अपने। आर्टिकल 3, आर्टिकल 3, इसके बाद में आर्टिकल 117। 117 के कौन से क्लॉज में लिखा हुआ है? सेकंड क्लॉज में लिखा हुआ है क्या ये? सेकंड में लिखा होगा। जल्दी से बताओ भी, प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन जैसी चीज। थर्ड में लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या, कहाँ क्या पढ़ते रहते हो तुम लोग? फर्स्ट में लिखा हुआ है क्या? थर्ड में क्या लिखा हुआ है? थर्ड में तो वो कंसिडरेशन वाली बात लिखी हुई है, उसको ढंग से पढ़ा करो कि किसकी बात कर रहा है वो। ठीक है। वो फाइनेंशियल बिल सेकंड की बात हो रही है वहाँ पे, वो कंसिडरेशन से पहले रिकमेंडेशन की बात हो रही है। इसके फर्स्ट क्लॉज में ही लिखा हुआ है। ठीक है भाई। किस में लिखा हुआ है? फर्स्ट क्लॉज में ही लिखा हुआ है। तो ये जो फर्स्ट क्लॉज वाली बात है, ये बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले, ये बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले की प्रायर रिकमेंडेशन की बात हो रही है। और ये जो फर्स्ट है वो उसमें क्या लिखा हुआ है देखो, आर्टिकल 110 के क्लॉज फर्स्ट के ए से लेकर एफ तक, जिसमें जिस भी बिल में इनकी बात की जाएगी वो बिल प्रायर रिकमेंडेशन के साथ आएगा। और ये चीज दो बिल्स पे लागू होती है। किस पे? मनी बिल पे। किस पे? मनी बिल पे और फाइनेंशियल बिल फर्स्ट पे। इसके बाद में आर्टिकल 1173, ये बात किस पे लागू होती है? ये बात फाइनेंशियल बिल सेकंड पे लागू होती है। क्लियर है भाई? इसके बाद में आर्टिकल 304, आर्टिकल 304 कहता है कि आर्टिकल 301 को लेकर जो कोई भी बिल आएगा, ठीक है, वो प्रायर रिकमेंडेशन से आएगा। अब ध्यान से देख लेना भी, आर्टिकल 3, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट या अल्ट्रेशन ऑफ एरिया बाउंड्रीज नेम एक्सेट्रा ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट,
इसको लेकर कोई भी बिल आएगा, इसको लेकर कोई भी बिल आएगा तो प्रायर रिकमेंडेशन से आएगा। आर्टिकल 117 का क्लॉज फर्स्ट किसकी बात कर रहा है? इन दो बिल की बात कर रहा है, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल फर्स्ट की बात कर रहा है, ये प्रायर रिकमेंडेशन से आएंगे। आर्टिकल 117 का क्लॉज थर्ड किसकी बात कर रहा है? फाइनेंशियल बिल सेकंड की बात कर रहा है, ठीक है, कि इसके कंसीडरेशन से पहले प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए, ठीक है। और आर्टिकल 304 क्या कह रहा है कि भाई फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसको लेकर अगर कोई बिल आएगा तो प्रायर रिकमेंडेशन से आएगा। क्या आएगा? प्रायर रिकमेंडेशन से आएगा। क्लियर है भाई? और अब आप इसमें एक चीज और जोड़ दो, ठीक है भाई। अब आर्टिकल 117 का जो थर्ड क्लॉज है उसको थोड़ा सा ढंग से पढ़ो, देखो क्या दिया हुआ उसमें। आर्टिकल 117 का जो क्लॉज थर्ड है, ठीक है, उसमें क्या दिया हुआ है? ए बिल if enacted and brought into operation would involve expenditure from the, ठीक है, shall not be passed by, ठीक है, हैज रिकमेंड टू द हाउस ऑफ द कंसिडरेशन ऑफ द बिल। तो मतलब समझ जाना भी कि इसके कंसिडरेशन से पहले की बात हो रही है, और कहीं ना कहीं इसमें भी कंसोलिडेटेड फंड की बात हो रही है, और वो बात हो रही है जो आर्टिकल 110 में नहीं हुई है। तो इसका मतलब ये कौन से बिल की बात हो रही है? सेकंड की बात हो रही है, ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखना भाई। इसके बाद में जल्दी से यहाँ पर अपने दो आर्टिकल और कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 266 एंड आर्टिकल 267। आर्टिकल 266 एंड आर्टिकल 267। भाई इसमें दो चीजें दिखेगी आपको, पूरा नहीं पढ़ना अपने को इसको। इसमें दो चीजें आपको दिखेगी, क्या दिखेगी? एक तो दिखेगा एक तो कौन सी? कंसोलिडेटेड फंड दिखेगा, और एक क्या दिखेगा? पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। क्लियर है? तो दो तो ये हो गए फंड्स, ये बेसिकली अकाउंट है। अकाउंट क्यों बोलते हैं इसको? तो ध्यान से सुनना भाई, कंसोलिडेटेड फंड का मतलब क्या है और पब्लिक अकाउंट का मतलब क्या है। तो आर्टिकल 266 दो चीजों की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? कंसोलिडेटेड फंड की बात कर रहा है, ठीक है, और किसकी बात कर रहा है? पब्लिक अकाउंट की बात कर रहा है। पहले पब्लिक अकाउंट की बात कर लेते हैं। आपका पैसा जो बैंक में पड़ा है किसी भी फॉर्म के अंदर, सेविंग के अंदर, एफडी के अंदर, आरडी के अंदर, ठीक है भी, फिक्स डिपॉजिट होते हैं ना अभी, सेविंग अकाउंट्स होते हैं, जो जितना भी पैसा आपका पड़ा है, कहाँ पड़ा है? बैंक में। तो इसको कभी आप डिटेल में पढ़ोगे तब पढ़ते रहना, लेकिन यूँ समझ लो कि वो पब्लिक अकाउंट है। किसका? गवर्नमेंट का। तो आपका सारा पैसा जो है वो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? क्या कर सकती है भी? एक तरीके से उसको आप यूँ समझ लो कि उसको रेगुलेट कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने एक बार रोक लगा दी थी ना कि इतने से ज़्यादा पैसे नहीं निकाल सकते, ठीक है, तो आप वो पैसा किसका है? जिसने जमा करा रखा वो। लेकिन उस समय वो अपनी मर्जी से निकाल सकता था क्या? नहीं निकाल सकता था। वैसे ही आपने कितना ही बैंक में पैसा निकाल लगा रखा हो, अगर ज़्यादातर जो होता है जैसे करंट अकाउंट वगैरह पे तो मुझे पता नहीं कि लिमिट क्या होती है, लेकिन सेविंग अकाउंट पे जैसे 1 लाख की लिमिट है, तो आपने कोई पेमेंट किया, वो 1 लाख तक कर दिया, अब आपको उसी दिन और पैसा चाहिए, तो वो फिर आप क्या कर चुके हो? 1 लाख क्या लिमिट कर चुके हो, तो उससे वो ज़्यादा पैसा नहीं आएगा फिर। लेकिन पैसा किसका है? आपका। ये रेगुलेट कौन कर रही है? गवर्नमेंट कर रही है। और कोई इमरजेंसी वगैरह हो तो ये पैसे को रोका भी जा सकता है। कंसोलिडेटेड फंड की सीधी सिंपल सी बात है भी, जो भी गवर्नमेंट की कमाई है, अब कमाई क्या हो सकती है गवर्नमेंट की? तो सिंपल सीधी सी बात है, जो रेवेन्यू कलेक्शन होगा गवर्नमेंट का, जो इंडस्ट्री सेटअप किए हुए हैं उनसे जो कमाई होगी, कोई लोन ले लेती है गवर्नमेंट तो वो सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है।
टैक्स वगैरह जो आएंगे गवर्नमेंट के पास वो सारे इसमें आ जाएंगे। कोई लोन दिया हुआ है उस पर कोई इंटरेस्ट आ रहा है तो वो भी इस पे आ जाएगा। कोई लोन पेमेंट आ रहा है, मतलब किसी ने पूरा का पूरा लोन ही पे कर दिया गवर्नमेंट को, किसी कंट्री को दिया हुआ था, तो वो पैसा आ जाएगा। वो सारा किस में जाएगा? कंसोलिडेटेड फंड में से जाएगा। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड में से एक पैसा नहीं निकाल सकते आप बिना एप्रोप्रिएशन बिल को पास कराए हुए। इस पे दो तरह के, लेकिन इस पे दो तरह के खर्चे होते हैं अभी। ठीक है, इसके खर्चों को दो तरीके से अपने डिवाइड कर सकते हैं। एक तो एक्सपेंडिचर फ्रॉम, एक तो क्या है? एक्सपेंडिचर फ्रॉम, हिंदी में नॉर्मली बोल देते हैं भाई संचित निधि कहते हैं इसे, संचित निधि से व्यय। और एक है चार्ज्ड अपॉन, एक्सपेंडिचर चार्ज्ड अपॉन। ये चार्ज्ड अपॉन भारित व्यय कहते हैं इनको। चार्ज्ड अपॉन जो है ये वो खर्चे हैं भाई जो एक बार डिसाइड हो गए उसके बाद इन पे वोटिंग नहीं हो सकती। ठीक है, इनकी पूरी एक लिस्ट होती है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट को मिलने वाले सैलरी अलाउंस पेंशंस वगैरह। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में होने वाले जो खर्चे हैं वो, हालांकि हाई कोर्ट में एक छोटा सा झोल है कि वो जब पोस्ट पे होते हैं तो उनको सैलरी अलाउंसेस स्टेट की कंसोलिडेटेड फंड से मिलते हैं, पेंशन सेंटर वाली से मिलती है। ठीक है भाई, तो ये भी एक अपने ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, लेकिन ध्यान रखना इन खर्चों को दो तरीके से डिवाइड किया जाता है। इसके बाद आता है 267 और इसके अंदर क्या दिया हुआ है? कंटीजेंसी फंड। क्या दिया हुआ है? कंटीजेंसी फंड। कंटीजेंसी फंड वो होता है भाई जिसको निकालने के लिए कोई एक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, जिसको निकालने के लिए कोई एक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रेसिडेंट के, एक प्रेसिडेंट जो इसका क्या हो गया? गार्जियन हो गया एक तरीके से। कौन सा, किसके अंडर में रहता है ये? प्रेसिडेंट के अंडर में रहता है। ठीक है भाई, और प्रेसिडेंट के एक साइन से इसमें से पैसा निकल जाएगा अनफॉर्सीन कोई एक्सपेंडिचर को बियर करने के लिए। अब यहां पर देखना भाई, थोड़ा सा देखते हैं इसको, कोई काम की बात मिलती है क्या? द पार्लियामेंट में बाय लॉ एस्टैब्लिश ए कंटीजेंसी फंड। पार्लियामेंट लॉ बनाकर, ध्यान से सुनना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये, पार्लियामेंट क्या करके? लॉ बनाकर कंटीजेंसी फंड को एस्टैब्लिश करती है। ठीक है, इन द नेचर ऑफ एन impressed to be entitled the contingency fund of India into which shall be paid from time to time such sums and may be determined by, और उस लॉ के अंदर ये डिसाइड होगा कि कैसे इसमें से पैसा निकाला जा सकता है। फंड shall be placed at the disposal of the president to enable advances to be made by him out of such fund for the purpose of meeting unforeseen expenditure, pending authorization of such expenditure by parliament by law under article 115 and 116। ठीक है, द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट में बाय कंटीजेंसी फंड इन द नेचर ऑफ एन। ठीक है, इसमें अपने, ठीक है, अभी अपने समझने वाली कोई चीज़ नहीं है, अभी आप कंटीजेंसी फंड के बारे में इतना पढ़ो, इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि नीचे क्या लिखा हुआ है। ध्यान से सुनना, कंटीजेंसी फंड जो है, ठीक, कंटीजेंसी फंड जो है वो पार्लियामेंट लॉ बनाकर स्टैब्लिश कर सकती है। स्टेट में की बात हो तो स्टेट की जो लेजिस्लेचर असेंबली है वो लॉ बनाकर स्टैब्लिश कर सकती है। किसके अंडर में रहता है ये? प्रेसिडेंट के अंडर में रहता है। ठीक है, किसके अंडर में रहता है? प्रेसिडेंट के अंडर में रहता है। इसको प्रेसिडेंट के बिहाफ पे ना, मेरे हिसाब से फाइनेंशियल जो सेक्रेटरी होता है ना वो होल्ड करता है। अभी कौन होल्ड करता है? सिर्फ सेक्रेटरी होल्ड करता है, मिनिस्टर नहीं। ठीक है, ये एक आप ना देखना, खुद भी सर्च करना इस चीज़ को कि हाँ ये ऐसा है क्या। कल नहीं तो मुझे बता देना, एक बार मैं देख के बता दूंगा, लेकिन आप खुद भी सर्च करना। और प्रेसिडेंट के एक साइन से इसमें से क्या होगा? पैसा निकल जाएगा। ठीक है, अभी इस तरीके से है ये मैकेनिज्म कैसे काम करती है। जैसे मान लो 1,000 करोड़ है, अचानक कहीं बाढ़ आ गई। ठीक है, अचानक कहीं बाढ़ आ गई। ठीक है, तो क्या होगा भी, उसमें से 500 करोड़ हाथों हाथ क्या कर दिए? निकाल दिए, और वो पैसा भी उसमें यूज होने के लिए शुरू हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब जैसे इसमें से 500 करोड़ निकालें, ठीक है, तो जल्दी जल्दी यही कोशिश रहेगी कि इसके अंदर वापस से 500 करोड़ वापस डाल दें, क्योंकि इसको 1,000 करोड़ पे मेंटेन रखा जाए, इसको 1,000 करोड़ पे मेंटेन रखा जाए। बिल्कुल वैसा ही होता है। अभी घर वाले कहते हैं ना कि कुछ 500 का नोट वो पर्स के अंदर वाली जेब में या इधर उधर रख लिया करो ताकि वो इमरजेंसी में काम आ जाए, और जैसे कभी इमरजेंसी में काम आ गया तो उसकी जगह वापस 500 नया नोट डाल दो भी। वो कंसोलिडेटेड फंड में से बाद में निकाल दो, एक बार तो इमरजेंसी में तो काम खर्च निकल ही गया ना। हाँ भाई, तो ये होगी फाइनेंशियल पावर्स, और किससे रिलेटेड? प्रेसिडेंट से रिलेटेड। अब अपने बात करेंगे जुडिशियल पावर्स की।
ठीक है भाई, 5 मिनट का रेस्ट लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं।